क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि संवेग में परिवर्तन अब बटे समय। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बल जो है इतना कम समय के लिए कार्य करता है, इतना कम समय के लिए कार्य करता है कि उस समय की गणना कर पाना कठिन हो जाता है। तो हमें आवश्यकता होती है कि माप तोल के लिए एक अन्य राशि को देने की, परिभाषित करने की, जिसमें समय का ज्यादा महत्व ना हो। तो ऐसे राशि को कहते हैं आवेग। क्या कहते हैं, आवेग। तो आवेग की परिभाषा क्या है, आवेग ये इस प्रकार से ये एक भौतिक राशि है। आवेग क्या है, एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका परिभाषा है किसी बल और बल के कार्य करने का समय अंतराल। किसी वस्तु पर आवेग का परिभाषा क्या है, बल और बल के कार्य करने का समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, अंग्रेजी में से इंपल्स कहते हैं। यानी कि आवेग बराबर क्या होता है, बल गुने समय अंतराल। कौन सा समय अंतराल, जितना समय तक बल वस्तु पर कार्य किया। इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई इंपल्स। तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर एफ इंटू डेल टी। क्लियर है। अच्छा, बल इसको हम कहीं और भी लिख सकते हैं। बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर होता है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बल क्या होता है, एफ, इसको लिख सकते हैं डेल पी बाय डेल टी गुने डेल टी। डेल टी डेल टी कट जाए, सॉरी यहां पे संवेग परिवर्तन की दर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, डेल पी। यानी कि आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। डेल पी क्या है, संवेग में परिवर्तन। यानी कि संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, P2 माइनस P1। संवेग में जो परिवर्तन होता है आवेग के बराबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होगा बल का मात्रक गुने समय का मात्रक, यानी कि न्यूटन सेकेंड। दूसरा मात्रक क्या होगा, संवेग का मात्रक ही दोनों यह है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड दोनों एक ही बात है ना, देख चुके हैं पीछे। होता यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। और इसकी दिशा स्पष्ट है, संवेग की दिशा या आरोपित बल की दिशा में होती है। इसकी दिशा वही होती है जो पिंड पर लगने वाले बल की दिशा होती है, याद रखिएगा। वह बल जो किसी वस्तु पर कम समय तक आरोपित होता है, बहुत कम समय तक, वह बल जो किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक आरोपित होता है लेकिन वस्तु के संवेग में परिवर्तन अधिक हो जाता है, उस बल को क्या कहते हैं, आवेगी बल, इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई बल्लेबाज कोई शॉट लगाता है तो बल्ले और गेंद के बीच संपर्क काल बहुत कम समय के लिए होता है। बल्लेबाज द्वारा गेंद पर इतना बल लगाया जाता है कि गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर ज्यादा हो जाए, इससे गेंद अधिक दूरी तक पहुंच जाती है। इस बल को आवेगी बल कहते हैं। जब कोई बल्लेबाज किसी गेंद पर कोई शॉट लगाता है तो क्या करता है, बहुत अधिक शक्ति से बहुत अधिक बल आरोपित बहुत कम समय के लिए करता है, जिससे क्या होता है कि संवेग परिवर्तन की दर बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे गेंद बहुत जल्दी बहुत दूर तक पहुंच जाती है। तो जो बैट्समैन है गेंद पर जो बल आरोपित करता है वो कैसा फोर्स होता है, इंपल्सिव फोर्स होता है। वो फोर्स कैसा होता है, इंपल्सिव होता है। अचानक से अगर किसी संवेग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है किसी बल के द्वारा, तो उसी बल को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। ये बहुत इतना कम समय होता है कि उसकी गणना करना असंभव वाली बात हो जाती है कि एक मतलब बैट्समैन ने गेंद पर कितना देर के लिए बल लगाया, टाइम गणना नहीं किया जा सकता है। टाइम गिन सकते हैं क्या, क्योंकि वो जस्ट बॉल आया, सटा और निकल लिया, तो टाइम कितना टाइम लगा, उस टाइम को काउंट नहीं होगा। एकदम सेम टाइम पर वो आया और निकल गया। तो इसी फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहेंगे। और इंपल्सिव फोर्स निकालने का तरीका क्या है, संवेग परिवर्तन की दर वहां नहीं निकाल सकते हैं। संवेग परिवर्तन की दर यहां क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। टाइम तो एकदम जीरो जैसा है, टाइम कितना है, जीरो जैसा है। तो बल, अगर हम बल निकालेंगे संवेग परिवर्तन की दर से, तो डेल पी बाय क्या हो जाएगा, जीरो। और डेल पी बाय जीरो हो जाएगा तो बल कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो अनंत हो जाएगा तो हम वो गणना नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या गणना करना है, यहाँ पे संवेग में परिवर्तन खाली गणना कर लेते हैं, और संवेग में परिवर्तन की गणना हो जाती है तो आवेग की गणना हो जाती है। तो यहाँ पे बल नहीं निकाल करके हम लोग क्या निकालते हैं, आवेग निकालते हैं। हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि बैट्समैन ने गेंद पर कितना बल लगाया, हम क्या निकालेंगे, बैट्समैन ने गेंद पर कितना आवेग लगाया। ठीक है,
तो जहां हम बल नहीं गणना कर सकते हैं वहां पर किसकी गणना करते हैं? आवेग की गणना करते हैं। आवेग की गणना मतलब क्या हुआ? संवेग में परिवर्तन। P2 माइनस P1। अब P2 क्या है? mv2। P1 क्या है? mv1। सिंपल है, नोट किए हुए ना सब? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब टेंशन की बात नहीं है, इसको हम अपलोड भी कर देंगे वीडियो, आप ऑनलाइन भी पीडीएफ वीडियो ही डाल देंगे, उसको देख लो ना यूट्यूब पर। वीडियो ही तो पूरा डाल रहे हैं तो फिर उसी को देख लो, और वहां से तुम नोट्स भी कर सकते हो तुम आराम से वीडियो को रोक रोक के। आगे हम बात करते हैं आवेग और संवेग में परिवर्तन। आवेग और संवेग में परिवर्तन में संबंध। माना m द्रव्यमान की वस्तु पर कोई बल F डेल टी समय के लिए कार्य करता है। यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल v हो तो वस्तु के वेग की परिवर्तन की दर कितनी होगी? डेल v बाय डेल टी। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, पता है ना? तब आवेग के सूत्र से आवेग बराबर क्या होगा? बल गुना समय अंतराल, यानी कि I बराबर F गुना डेल टी। इसको हम लिखते हैं समीकरण 1। अब न्यूटन के द्वितीय नियम से वस्तु पर आरोपित बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुना त्वरण। संवेग परिवर्तन की दर वही हो जाता है। F बराबर क्या हुआ? m है, जिससे A बराबर क्या हुआ? F बटे m। इसको लिखते हैं समीकरण 2। वस्तु पर त्वरण कितना है? वेग परिवर्तन की दर को ही ना त्वरण कहते हैं। A बराबर कितना हुआ? डेल v बाय डेल टी। समीकरण 2 से A का मान रखने पर किसमें? 1 में F बराबर कितना है? ma। तो F बटे m बराबर क्या है? A। तो इसमें A का मान यहां रख देते हैं तो कितना हो जाएगा? F बटे m बराबर हो जाएगा डेल v बटे डेल टी। A बराबर त्वरण A का मान कितना है? डेल v बटे डेल टी। इसी A का मान यहां F बटे m बराबर क्या हो जाएगा? डेल v बटे डेल टी, जिससे F बराबर क्या हो गया? m गुने डेल v बटे डेल टी। जिससे आगे अब बल F का मान समीकरण 1 में रखने पर वहां पर F बराबर क्या है? देखो यहां F बराबर क्या है? इसमें F का मान रख देते हैं I बराबर, यहां I बराबर क्या है? F गुने डेल टी। और यहां से F बराबर क्या प्राप्त हुआ है? m गुने डेल v बटे डेल टी। यह मान इसमें रख देते हैं तो क्या हो गया? I बराबर ये F हो गया, ये हो गया F, ये हो गया डेल टी। तो डेल टी क्या होगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? I बराबर m डेल v। m डेल v क्या है? यही ना संवेग में परिवर्तन है। संवेग में आवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग में परिवर्तन। आवेग में परिवर्तन द्रव्यमान, वेग में परिवर्तन क्या हुआ? v2 माइनस v1, यानी कि वो हो गया संवेग में परिवर्तन। चूंकि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, इसलिए संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। तो आवेग बराबर क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन। आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यही कारण है कि आवेग का मात्रक और संवेग का मात्रक बराबर होता है, एक ही होता है। और वो क्या है? न्यूटन सेकेंड। ऐसी दो भौतिक राशि के नाम जिनका मात्रक एक ही होता है और विमेय सूत्र एक ही होता है। कौन सा है? आवेग और संवेग। क्वेश्चन इस तरह से भी रहता है कि निम्न में से किसका मात्रक संवेग के बराबर है? तो संवेग के बराबर किसका मात्रक है? आवेग का मात्रक है। स्पष्ट है? कभी कभी ऐसा रहता है इनमें से किस जोड़े का मात्रक बराबर है, तो दो दो राशि करके दे देगा। ऊर्जा, कार्य, संवेग, वेग, संवेग, आवेग। तो इस तरह से आप चुन लेंगे संवेग और आवेग का मात्रक बराबर है। और अभी हम बोले थे कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक भी बराबर ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं घर्षण बल की तरफ। घर्षण बल क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जब दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं, परस्पर संपर्क में होते हैं एवं एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, तो इनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है
जो वस्तुओं की गति का नहीं, कौन से गति का? आपेक्षिक गति का। आपेक्षिक गति का विरोध करता है, इस बल को घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। घर्षण बल का उदाहरण, घर्षण बल को उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक मेज है जिसके ऊपर कोई वस्तु, जैसे कोई किताब रखी है। यदि हम वस्तु को किसी वेग से धक्का दें तो वस्तु कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगी या विनम्र अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, ये मेज है और इसके ऊपर कोई चीज रखा हुआ, जैसे मान लो कोई किताब रखा गया है। अगर इसको हम धक्का देंगे तो गति में आ जाएगी, लेकिन जैसे ही हम बल हटाएंगे तो फिर ये रुक जाएगी। धक्का देकर छोड़ देंगे तो कुछ दूर तक जाएगा और फिर रुक जाएगा। रुकने का कारण क्या है? क्योंकि न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या बताता है? जब तक बल नहीं लगेगा तब तक उसके जड़त्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गति है तो गतिशील है तो गतिशील रहेगा। एक बार बल लगाने के बाद वस्तु गतिशील रहना चाहिए, लेकिन रुक रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई बल लग रहा है। वही बल है घर्षण बल जो इसको रोक देता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु क्यों रुकी। चूंकि हम जानते हैं किसी भी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है, अतः इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वस्तु तथा मेज के संपर्क तलों के बीच एक बल कार्यरत है जो इनकी गति का विरोध करता है। इसको ही घर्षण बल कहते हैं। इसी तरह से स्पष्ट होता है। घर्षण बल क्या है? ऐसा बल जो हमेशा दो संपर्कित सतहों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। गति का विरोध नहीं करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अच्छा, कभी कभी कुछ जगह पे कुछ टीचर्स लोग ये बताते हैं कि घर्षण बल हमेशा, कुछ किताब में भी लिखा गया हुआ है, तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत कार्य करता है। गति के विपरीत कार्य करता है। ये सत्य नहीं है, ये पूरी तरह से सत्य हमेशा सत्य नहीं है। घर्षण बल गति के विरुद्ध कार्य नहीं करता है, कभी कभी गति की दिशा में भी कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो कि ये वस्तु है हमारे पास और ये एक सतह है और ये यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसको हम गति कराते हैं, इसको हम क्या कराते हैं? गति कराते हैं। तो इस पर जो घर्षण बल कार्य कर रहा है वो किस दिशा में कार्य कर रहा है? इसकी गति के दिशा में कार्य। वास्तव में इसकी गति ही घर्षण बल के कारण है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो क्या होता है? ये हमारा ये मोबाइल आगे बढ़ जाता और ये वस्तु पीछे रह जाता। लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि इस पर कौन बल लगा रहा है? मोबाइल पे तो हमारा हाथ बल लगा रहा है, लेकिन इस पे कौन लगा रहा है बल? तो इस पे लगा रहा है बल मोबाइल का जो सतह है, वो इस पर एक घर्षण बल लगा रहा है। उस घर्षण बल की वजह से ही आगे बढ़ रहा है। यानी कि इस वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल इसकी गति की दिशा में है, गति की दिशा के विपरीत नहीं है। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि घर्षण बल हमेशा गति के विरुद्ध कार्य करता है या घर्षण बल गति का विरोध करता है। वास्तव में गति घर्षण के कारण ही संभव होता है। घर्षण नहीं होगा तो गति भी संभव नहीं होगा। तो घर्षण बल हमेशा गति का विरोध नहीं करता। वो कौन सी गति का विरोध करता है? दो संपर्कित सतहों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, उसको स्पष्ट करके लिखना जरूरी होगा कि दो संपर्कित सतहों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल नहीं कहते हैं। ठीक है, क्या गाड़ी का चक्का घिस दिया जाए, रोड एकदम चिकना बना दिया जाए, तो क्या गाड़ी चल पाएगा उस पर? तो घर्षण नहीं होगा, चल पाएगा क्या? तो घर्षण गति के लिए आवश्यक होता है। तो अगर टायर और रोड के बीच घर्षण नहीं होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्पष्ट है ना? नहीं रुक पाएगा। अगर गति में आ गया तो रोकने के लिए भी घर्षण की आवश्यकता होती है। अब इस घर्षण को आप समझ ले, तो घर्षण हमेशा दो संपर्कित सतहों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है और इसकी दिशा किधर कार्य करती है? दो आपेक्षिक गति के विपरीत होता है। आपेक्षिक गति के विपरीत, जैसे दो सतह संपर्कित है, दो सतह संपर्कित है और पहले सतह पर दूसरा सतह गति कर रहा है। तो ऊपर वाले सतह पर देख रहे हो ये किधर से किधर जा रहा है? ये कौन सा दिशा है? अगर हम कहें तुम्हारे हिसाब से, तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा ये कौन सा दिशा है? चलो मेरा देख लो, ये मेरा दायां हाथ है, राइट हैंड है, और ये लेफ्ट हैंड है। तो ये राइट है मेरा और ये लेफ्ट है। तो ये मेरे हिसाब से राइट से लेफ्ट जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो इस पर घर्षण बल किधर लग रहा है?
इस पर जो लगेगा वो लेफ्ट से राइट लगेगा, और नीचे वाले सतह पर घर्षण बल किधर लग रहा है, वो ये आगे बढ़ रहा है, तो इस पे जो घर्षण बल किधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, राइट टू लेफ्ट, इस पर घर्षण बल आगे की तरफ लग रहा है। अब चूंकि इस पर कोई और भी बल लगा रहा है इसलिए रुका हुआ है। कौन बल लगा रहा है, मेरा हाथ इसको पकड़े हुए है, तो मेरे हाथ का जो घर्षण बल है वह इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ रहा। अगर मेरा हाथ नहीं होता और ये आगे बढ़ रहा और कोई बल नहीं लग रहा होता इस पर, तो इसके ढक्कन के साथ साथ मोबाइल भी आगे बढ़ जाता नहीं, लेकिन इसको रोके हुए है ना। तो हमेशा दो संपर्कित सतह होता है, तो एक ही दूसरे पर बल, दूसरा भी पहले पर बल लगाता है। तृतीय नियम के अनुसार है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर एक वस्तु पर घर्षण बल लग रहा है तो दूसरा वस्तु भी पहले पर उतना ही घर्षण बल लगाता है, दूसरा भी पहले पर उतना ही लगाता है। लेकिन क्या होता है कि अब जब गाड़ी चलती है, रोड तो चलती है, रोड तो रुकी रहती है। अगर मान लो उस रोड के नीचे व्हील लगा दिया जाए तो क्या होगा, गाड़ी भी चलेगी और एक चलेगा। जैसे वो जो होता है ना जिम में दौड़ने वाला, क्या कहते हैं उसको, ट्रेडमिल। ट्रेडमिल पर जो दौड़ता है आदमी, तो क्या होता है, उस पर आदमी नहीं आगे बढ़ता है, क्या बढ़ता है पीछे। वो पीछे जो उसका जिस पर प्लेट होता है वो पीछे घूमता है, क्योंकि आदमी जो आगे बढ़ता है तो आदमी का पांव क्या करता है, वो जब उस पर घर्षण बल लगाता है और वो भी उस पर घर्षण बल लगाता है। लेकिन चूंकि आदमी हाथ से पकड़े हुए रहता है ना आगे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो क्या होता है, उसका जो सतह है जिस पे वो दौड़ रहा है वो सतह ही पीछे आ जाता है। दोनों में से कोई एक तो होगा ना। तो देखो याद रखना, घर्षण बल हमेशा आपेक्षिक गति का विरोध करता है और दो संपर्कित सतहों के मध्य ही हमेशा लगता है। दो संपर्कित सतहों के मध्य ही लगता है और दोनों सतह एक दूसरे पर बराबर घर्षण बल लगाते हैं। स्पष्ट है। तो किसी वस्तु को गति में लाने के लिए, किसी में त्वरण उत्पन्न करने के लिए उसके सतह के द्वारा उस पर लगने वाले घर्षण बल से अधिक बल कम से कम लगाना पड़ेगा, तभी वस्तु गति में आएगा। अन्यथा विराम में है तो विराम में ही रहेगा। क्लियर है। तो देखो यहां किताब जो इस पे कौन कौन सा बल लग रहा है, ध्यान से देखा जाए तो इस पे बल जो लग रहा है कौन कौन सा लग रहा है। इस पर एक भार लग रहा है नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हम भार कहते हैं, mg। और दूसरा बल लग रहा है इस पर कार्यरत बल, मान लो इधर की ओर लग रहा है F। तो घर्षण बल किधर लग रहा है, इसके विपरीत इधर की ओर लग रहा है। क्लियर है। संतुलन की स्थिति में ये बराबर, और एक बल लग रहा है प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर, नॉर्म अभिलंब बल। तो अभिलंब बल और mg संतुलन की स्थिति में बराबर होगा, और कार्यरत बल और घर्षण बल अगर दोनों बराबर है तो वस्तु विराम में रहेगा। कभी भी घर्षण बल कार्यरत बल से ज्यादा नहीं होता, ये एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी वस्तु पर बल की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो घर्षण बल भी बढ़ जाता है, लेकिन इसका एक सीमा होता है, लास्ट होता है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता है। तो अधिकतम जो घर्षण बल दो स्थिर वस्तुओं के बीच लगता है